A very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic Drug Price Control Order Act 1995. This was the latest drug price control order, and this comes under the subject of jurisprudence chapter 7. So in this lecture we will study about the definition which comes under this lecture, under this chapter, and ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों आया ये प्राइस कंट्रोल। आपको नाम से पता चल रहा होगा इस एक्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी ड्रग्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनका कैसे प्राइस कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये 1995 के अकॉर्डिंग है। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़नी है, हमें कैलकुलेट करना है कैसे सेलिंग प्राइस, उसका रिटेल प्राइस, ड्रग का फॉर्मूला बेस्ड है ये बेसिकली, कि हमने क्या क्या इंक्लूड करना होता है अपना सेल प्राइस और रिटेल प्राइस रखते हुए, मार्जिन कितना होता है टू रिटेलर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना हो सकता है, ठीक है, फिक्सेशन ऑफ रिटेल प्राइस, न्यू ड्रग कोई आ रहा है तो ये सब, और लास्ट में फिर अमेंडमेंट्स हैं इसकी एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। फर्स्टली डीपीसीयू 1995 में आया था सबसे पहले, ये 1995 में। फिर डीपीसीओ, डीपीसीओ मींस ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर टेस्ट कंट्रोल ऑर्डर, फिर ये रिवाइज हुआ 2013 में, ठीक है, एंड कंफर्म्ड बाय द सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 जो सबसे पहले था। हिस्ट्री इसकी पढ़ते हैं। हिस्ट्री में क्या था इसकी, इन 1966 पार्लियामेंट मेंबर्स फेल्ट दैट मैन्युफैक्चरर्स चार्जिंग हायर रेट ऑन ड्रग्स। 1966 में पार्लियामेंट मेंबर्स को फील हुआ कि ये जो ड्रग्स का कॉस्ट है ये बहुत ही हाई चार्ज कर रहे हैं, तो डेट्स वाई कंट्रोल करने के लिए चार्जिंग को, हाई ड्रग रेट्स को कि ज्यादा ना हो, डीपीसीओ 1966 वाज पास्ड सबसे पहले। फिर कब हुआ ये, 1966 में, अंडर द सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। जो ड्रग्स को उनको हमने कहा रखा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में, के अंडर ही डीपीसीओ 1966 का अलग से एक चैप्टर आ गया। सो डीपीसीओ 1966 ये रिप्लेस्ड हुआ बाय द डीपीसीओ 1970, ठीक है, 66 के बाद, बिकॉज थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि प्राइस कंट्रोल, प्राइस हमारा चीजों का वेरी करता है जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, तो ड्रग्स का भी रेट क्या हुआ, रिवाइज हुआ। तो 1970 में डीपीसीओ की नई रेगुलेशंस आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन 1974 हाथी कमेटी वाज फॉर्म्ड एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1975। 1970 के बाद 1975 में इसका एक रिपोर्ट आया। फिर वो रिप्लेस्ड हुआ 1979, डीपीसीओ 1970 रिप्लेस्ड बाय द डीपीसीओ 1979। देन ये सब अमेंडमेंट्स हैं थोड़े कुछ कुछ ईयर्स के बाद, लाइक सबसे पहले हमारा आया 1966 में, 66 के बाद 1970, 70 के बाद 75, उसके बाद 79, 79 replaced by DPCO 1987, then 1987 DPO replaced by 1995, finally DPCO 1995 जो है replaced हुआ by DPCO 2013, ठीक है। तो ये 2013 वाला है जो ये अभी हमारा लेटेस्ट है। सो नाउ कमिंग टू द मेन ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर के, टू अचीव एडिक्वेट प्रोडक्शन, कि जो लोग भी मैन्युफैक्चरर्स हैं प्रोडक्शन अपनी लगाई हुई है वो अच्छे से एडिक्वेट मतलब अच्छी क्वांटिटी में करें, बिकॉज उनका फिर जो प्राइस है वो भी अच्छा मिले, तो इसलिए प्राइस फिक्स कर देंगे तो मैन्युफैक्चरर भी इस पर इंटरेस्ट दिखाएंगे। टू रेगुलेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जहां पे भी बन रही है हर जगह अवेलेबल करवानी है ये ड्रग्स, तो उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे हर एरिया में। नेक्स्ट इज टू मेंटेन एंड इंक्रीज सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन, जो मेंटेन करके रखना है, इंक्रीज करना है सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस, कि जितना भी सप्लाई हो रही है बल्क ड्रग और फॉर्मुलेशंस की वो मेंटेन रहे, बिकॉज कई बार क्या होता है ब्लैक मार्केटिंग, आपने सुना होगा कि लोग अपने पास सिक्योर करके रख लेते हैं कि बाद में इन्फ्लेशन होगी और हायर रेट्स में बेचेंगे, बट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ने क्या किया, प्राइस फिक्स कर दिया, तो इससे क्या होगा, एक मेंटेन रहेगा और सप्लाई एंड डिमांड का रेशियो इक्वल होगा। नेक्स्ट, टू मेक दिस अवेलेबल एट फेयर प्राइसेस, अननोइंगली हायर रेट ना चार्ज हो किसी भी ड्रग का, तो एक फेयर प्राइस सब उनका मार्जिन देखते हुए, कॉस्टिंग देखते हुए एक फिक्स कर देती है गवर्नमेंट। सो ये मेन इसके ऑब्जेक्टिव से। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन इज बल्क ड्रग। बल्क ड्रग क्या होगा,
It means any pharmaceutical, chemical and biological or plant product conforming to pharmacopoeial standards specified in D&C Act. D&C means Drug and Cosmetic Act 1940. इसमें क्या होता है, कोई भी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई भी केमिकल है या बायोलॉजिकल या प्लांट प्रोडक्ट है, वो सब टोटली इन सब के अंदर आता है बल्क ड्रग में। फिर आता है सेलिंग प्राइस। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस इज अ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट for the scheduled formulation in accordance with the provision of this order. अब शेड्यूल फॉर्मुलेशन और नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशंस की एक अलग से लिस्ट है जो हम आगे देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या है? गवर्नमेंट जो फिक्स करती है उस प्राइस को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन। अब फॉर्मुलेशन क्या चीज होती है? कोई भी मेडिसिन जो बनती है जिसमें एक या एक से ज्यादा बहुत सारे बल्क ड्रग्स होते हैं विद और विदाउट फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? जो हेल्प करते हैं किसी भी डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए, लाइक बाइंडर्स है, ठीक है, कोई टैबलेट बना रहे हैं हम, कैप्सूल्स को फॉर्मुलेशन है, तो बहुत सारी चीजें जो हेल्प करती हैं बनाने में। स्टार्च है, वॉल्यूम थिकर होते हैं, विस्कोसिटी वाले होते हैं एजेंट्स, वो सब फार्मास्यूटिकल एड्स में आएंगे। फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज, इन डायग्नोसिस पता लगाने के लिए किसी भी डिसीज को, इन ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन मतलब बचाना किसी भी डिसीज को, इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। इसमें फॉर्मुलेशन में इट डज नॉट इंक्लूड एनी आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, तिब्बत एंड होम्योपैथिक सिस्टम। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो नहीं आएगा इसमें। जो बेसिकली एलोपैथी वाला है वो फॉर्मुलेशंस में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज ड्रग। अब ड्रग क्या होता है? ये हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी पढ़ा था, बहुत सारी डेफिनेशंस थी ड्रग्स की। तो ड्रग इज अ सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन। आपको ये 4 टर्म्स लर्न करके रखनी है ड्रग्स में: डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन और क्योर, ठीक है, ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, दोनों में। सो बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशंस ये होगा। नेक्स्ट इज रिटेल प्राइस। अब रिटेल प्राइस क्या होता है? रिटेल प्राइस ऑफ द ड्रग in accordance with the provision of DPCO 1995 and include ceiling price. रिटेल प्राइस क्या करते हैं? जो प्राइस फिक्स कर देते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, एक वो होगा और साथ में इसमें इंक्लूडिंग सीलिंग प्राइस प्लस कर देंगे। तो ये होता है आपका रिटेल प्राइस। फिर आता है शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। अब शेड्यूल्ड ड्रग्स क्या होंगी? Scheduled drugs, it means bulk drug specified or not specified in the first schedule. ये क्या होती है? बल्क ड्रग स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल में जो नहीं दी हुई वो शेड्यूल्ड ड्रग्स होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, अब और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। लाइक रिटेलर क्या होता है? विच इज इट इज अ डीलर, ही इज अ डीलर कैरिंग ऑन द रिटेल बिजनेस। जो रिटेल का बिजनेस करते हैं उनको रिटेलर्स बोलते हैं, ठीक है। होलसेलर क्या होते हैं? वो डीलर जो एजेंट या स्टॉकिस्ट उनको बोला जाता है। एंगेज इन द सेल ऑफ ए ड्रग, जो रिटेल में रिटेलर्स को देते हैं या हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं, डिस्पेंसरीज में दे रहे हैं, मेडिकल, एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में या किसी अदर आगे एजेंसी को देते हैं, वो होते हैं हमारे होलसेलर। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? ही इज ए पर्सन which is who is engaged in the work of distribution of drugs and includes an agent or stockist for stocking drugs for sale to a retailer. डिस्ट्रीब्यूटर भी उनको बोल सकते हैं। डीलर क्या होते हैं? वो पर्सन जो बिजनेस अपना कैरी करते हैं परचेज का और सेल का, वेदर एज ए होलसेलर या रिटेलर, और जो भी उनके एजेंट्स होते हैं वो सब उनके डीलर हो गए, ठीक है। फिर आता है हमारा फॉर्मुलेशन, आपको बता दिया क्या होता है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ बल्क ड्रग। ये कैसे फिक्स होता है? गवर्नमेंट हैज अ पावर टू फिक्स द मैक्सिमम सेल प्राइस। गवर्नमेंट के पास पावर होती है कितना मैक्सिमम सेल प्राइस आपका फिक्स करना है। और जब ये सेल प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है वो क्या क्या चीजें ध्यान में रखेगी? फर्स्ट वन इज
पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ 14% ऑन नेटवर्थ। आपको ये ध्यान रखना है, पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ 14% एंड जो आपका रिटर्न आना चाहिए बाद में 14 नेटवर्थ, जो आपने पूरा कैपिटल लगाया है उसके ऊपर। सेकेंड इज रिटर्न ऑफ 22% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने स्टार्टिंग में कैपिटल अपना अमाउंट लगाया था उसके ऊपर 22% रिटर्न आना ही चाहिए। थर्ड, ऑन द बेसिक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ 18% ऑन नेटवर्थ और 26% ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जब स्टार्टिंग स्टेज होती है पोस्ट टैक्स रिटर्न 18% और ऑन नेटवर्थ एंड 26% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये चीजें ध्यान में रखनी है। 15 डेज न्यू बल्क ड्रग प्रोडक्शन के लिए देने हैं। उसके लिए क्या करना है, मैन्युफैक्चरर को एक डिटेल फॉर्म फिल करना होता है फॉर द रिवीजन ऑफ सेल प्राइस, अगर कोई न्यू बल्क ड्रग बना रहा है। अब न्यू ड्रग क्या होता है, न्यू ड्रग वो सब ड्रग्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डर लॉन्च बाय जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर होता है, पहले से ही काम कर रहे हैं बट वो डोज नहीं बना रहा है या स्पेसिफिक डोसेज या स्ट्रेंथ का उसने न्यू अपना कोई इन्वेंट किया है, कुछ भी नई डोसेज फॉर्म है तो उन्होंने किया, फिर कुछ नया कॉम्बिनेशन बना के निकाला है, तो वो आता है न्यू ड्रग में। तो उसके लिए उसको क्या करना है, पहले एक फॉर्म लेना है, उसको फॉर्म 1 जिसको बोलेंगे, उसको फिल करके देना है पूरी डिटेल फॉर द रिवीजन, या तो सेल प्राइस का रिवाइज उसको कराना है अपना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है विद इन 4 मंथ्स के अंदर, 4 महीने लगते हैं गवर्नमेंट को। और मैन्युफैक्चरर विल सबमिट इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म 1 and 2 विद इन 30 डेज, उसको 30 डेज के अंदर अपना इन्फॉर्मेशन उसको देना है। And he make necessary inquiry and then government fix maximum sale price of the bulk drug and notify in official gazette। गवर्नमेंट क्या करती है, जितना भी इंक्वायरीज करनी है वो इन 4 मंथ्स में करती है, और उसके बाद अगर उसको फिक्स लगता है कि अगर फिक्स कर देना चाहिए तो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो फिक्स और रिवाइज द प्राइस ऑफ नॉन शेड्यूल बल्क ड्रग्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट के ड्रग्स हैं उनका भी गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए मैन्युफैक्चरर से, अगर आपको प्राइस फिक्स करवाना है तो आपको फॉर बोथ द शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल की डिटेल्स देनी है, लिस्ट देनी है और ड्रग प्रोड्यूस विद कॉस्ट इन फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2, 2 फॉर्म्स में दोगे आप, जितना भी आपने ड्रग्स बनाया विद कॉस्ट कितना आपका पैसा लगा। बट फॉर द शेड्यूल बल्क ड्रग इट शुड बी गिवन बाय 30th September एवरी ईयर। अगर आप शेड्यूल फॉर्मुलेशंस बना रहे हो जो उनका नाम लिखा हुआ है, जो फर्स्ट शेड्यूल में है, जो जेनरिक वर्जन या ब्रांड नेम किसी भी से भी आ रहे हैं, आपको एवरी ईयर 30th September से पहले आपको दे देना है। अब आता है रिटेल प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसे हम फिक्स करती है गवर्नमेंट। आरपी इज द रिटेल प्राइस, मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस होता है शेड्यूल फॉर्मुलेशन कैसे होता है, वो सीलिंग प्राइस जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी और एंड प्लस लोकल टैक्सेस होते हैं, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये होता है। अब जो रिटेल प्राइस का ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, आरपी इज इक्वल टू एमसी प्लस सीसी प्लस पीएम प्लस पीसी इनटू मल्टीप्लाई करना है आपको 1 प्लस एमएपीई अपॉन 100 प्लस ईडी। एमसी क्या है इसमें, मटेरियल कॉस्ट कितना लगा, सीसी कन्वर्जन कॉस्ट, आपने रॉ मटेरियल लिया, आपने जो भी कन्वर्ट उसको किया दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट, किस डोसेज में किया। पीएम इज पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट, जितना आपको फॉर एग्जांपल कैप्सूल है उनका ब्लिस्टर पैक किया है, कौन सी भी पैकिंग हुई है, टैबलेट्स कौन से रैपर में पैक हो रही हैं, जो भी ड्रग्स हैं, जितना भी बॉटल्स हैं, वो सब पैकिंग मटेरियल कॉस्ट आएगा उसका। फिर आएगा पीसी है पैकेजिंग चार्जेस, जिन्होंने किया आप उन लेबर को भी दोगे तो वो सब भी इंक्लूड होगा। ईडीज एक्साइज ड्यूटी कितनी लगी है उसके ऊपर, अगर टैक्सेस है उसमें अल्कोहल कहीं पे भी आ रहा है तो एक्साइज ऑफिसर जो होगा उनको भी देनी है। आरपी रिटेल प्राइस है, ठीक है। एमएपी क्या है, मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये भी फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि इतना ही मैक्सिमम अगर पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइक जितना भी आपका पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एक्सपेंस हुआ है वो सब इंक्लूड करते हैं, और प्लस ईडी जो एक्साइज ड्यूटी है। तो आरपी इज इक्वल टू एमसी सीसी पीएम पीसी, 4 चीजें आपको प्लस करनी है, मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, पैकेजिंग मटेरियल और पैकेजिंग चार्जेस, ठीक है। उसको फिर इनटू मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अपॉन 100 प्लस ईडीज एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट आता है पावर टू फिक्स रिटेल प्राइस ऑफ द शेड्यूल फॉर्मुलेशन,
ठीक है, रिटेल प्राइस के पास गवर्नमेंट के पास पावर है, अभी आपको मैंने बताया था, फिक्स करता है ऑफ द शेड्यूल फॉर्मुलेशन। एक बार जो प्राइस फिक्स हो जाता है, प्राइस वंस फिक्स्ड कैन नॉट बी इंक्रीज बाय मैन्युफैक्चरर विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक बार जो फिक्स हो गया वो दोबारा से नहीं बढ़ता है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको रिवाइज करवाना है गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा इसका। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर द रिवीजन ऑफ रिटेल प्राइस शुड बी सबमिटेड इन द फॉर्म 3 and 4। पहले होता है फॉर्म 1 and 2, अगर आपको रिवाइज कराना है तो फॉर्म 3 and 4, एंड फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट फिक्स रिटेल प्राइस विद इन 2 months के अंदर गवर्नमेंट फिक्स कर देती है विदाउट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। कैसे हो सकता है, मैन्युफैक्चरर शुड नॉट इंक्रीज रिटेल प्राइस, नहीं बढ़ा सकता। शुड नॉट मार्केट न्यू फॉर्मुलेशन, कोई भी जो आपकी ड्रग है उसको मार्केट में नहीं लेके आ सकता। नो पर्सन सेल इंपोर्टेड शेड्यूल फॉर्मुलेशन, आप नहीं बेच सकते हो, कोई भी इंपोर्ट करा के आप बेच दोगे तो वो भी नहीं कर सकते हो आप। नेक्स्ट आता है पावर टू फिक्स सीलिंग प्राइस ऑफ द शेड्यूल फॉर्मुलेशन। सीलिंग प्राइस भी क्या है, गवर्नमेंट फिक्स करती है टाइम टू टाइम। फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन, इसका फॉर्मूला क्या है, PC is equal to PS into 1 plus M upon 100। M क्या है, मार्जिन टू रिटेलर 16%। PC PS क्या होता है हमारा, PC है आपका सीलिंग प्राइस जो है। नेक्स्ट PS इज सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू रिटेलर ऑफ ऑल branded and generic version of said medicine and total number of branded and generic medicine। sum of the prices to the retailer, जो भी पैसा लग रहा है रिटेलर के पास सारी के सारी जितना ब्रांडेड और जेनरिक वर्जन है कोई इसकी जिस मेडिसिन के लिए आप कर रहे हो। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ ब्रांडेड एंड जेनरिक वर्जन ऑफ द मेडिसिन, कि कितने नंबर हैं वहां पर जेनरिक और वर्जन के। फिर आता है सीलिंग प्राइस ऑफ फॉर फॉर्मुलेशन इंक्लूडिंग दो सोल्ड अंडर जेनरिक नेम। बेसिकली सीलिंग प्राइस में क्या आएगा, जो जेनरिक नेम में सोल्ड हो रही है। फिक्स रिवाइज सेलिंग प्राइस फॉर द शेड्यूल फॉर्मुलेशन आइदर ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन मेड इन प्रेस्क्राइब फॉर्म। आप खुद से दे सकते हो या फिर एक फॉर्म होता है वो फिल करके आपको देना होता है सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए। फॉर्मूला है PC इज इक्वल टू PS इंटू 1 प्लस M अपॉन 100। मार्जिन भी इंक्लूड करना है 16%। नेक्स्ट इज पावर टू रिवाइज प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट के पास वही है, फिक्स करता है रिटेल प्राइस, ये हर एक में सेम आएगा। रिटेल प्राइस के लिए प्री टैक्स रिटर्न ऑन सेल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना भी सेल टर्नओवर प्री टैक्स रिटर्न है वो नहीं बढ़ना चाहिए, मैक्सिमम प्री टैक्स रिटर्न स्पेसिफाइड इन जो शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है फिक्सेशन ऑफ द प्राइस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कैसे हम कर सकते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस अगर कुछ डिफरेंस हो रही हैं तो इफ एनी मैन्युफैक्चरर ऑफ बल्क ड्रग फेल्स टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या करता है, फेल हो जाता है सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन और रिवीजन ऑफ प्राइस और फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, अगर वो टाइम से नहीं दे पा रहा है, जैसे 30 सितंबर आपको डेट बताया था, या विद इन 2 मंथ्स उसने नहीं अप्लाई किया, तो उनके लिए अलग से सर्कमस्टांसेस गवर्नमेंट ने अलग रूल्स फॉलो कर रखे हैं। देन गवर्नमेंट फिक्स प्राइस ऑफ द बल्क ड्रग, उसके बाद वो अप्लाई करेगा तो कुछ एक्स्ट्रा फीस देके गवर्नमेंट उसका प्राइस फिक्स करेगी। नेक्स्ट है पावर टू रिकवर ओवर चार्ज अमाउंट। अगर किसी ने ओवर चार्ज मतलब ज्यादा पैसे ले लिए अपने ड्रग के, तो इफ एनी मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर चार्जिंग हायर प्राइस देन द प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर क्या कर रहा है, हाई प्राइस कर रहा है, देन गवर्नमेंट में रिकवर द ओवर चार्ज, उसको पता चल जाता है तो फिर वो रिकवर भी कर सकता है गवर्नमेंट अपना अमाउंट जो है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ सेल प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन। नो पर्सन और रिटेलर शेल सेल द ड्रग और फॉर्मुलेशन टू एनी कस्टमर एट इंक्रीजिंग प्राइस स्पेसिफाइड इन द करंट प्राइस लिस्ट इंडिकेटेड ऑन कंटेनर लेवल। जो कोई भी पर्सन या रिटेलर है वो शेल सेल दैट, वो नहीं बेच सकता है जो प्राइस उसके ऊपर लिखा हुआ है उससे ज्यादा, ठीक है, जो लेबल पे लिखा हुआ है उससे ज्यादा कोई नहीं सेल कर सकता है। सेल ऑफ स्प्लिट क्वांटिटी ऑफ फॉर्मुलेशन, कोई भी डीलर क्या कर सकता है, लूज क्वांटिटी फॉर्मुलेशन की नहीं बेच सकता है। अगर वो फॉर्मुलेशन के अंदर आ रहा है तो उसको उतना ही देना है, ये नहीं है कि उसके पार्ट्स को अलग अलग करके आप सेल करो। एट प्राइस एक्सीडिंग प्रो रेटा प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन प्लस 5% पे दे सकते हो आप। शेड्यूल्स रिलेटेड विद डीपीसीओ, फर्स्ट शेड्यूल में 74 बल्क ड्रग्स हैं जिसमें पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एनाल्जेन, विटामिन A, B1, B2, C and E हैं एक्सेट्रा।
शेड्यूल सी में बहुत सारे फॉर्म्स हैं। सेकंड शेड्यूल में फॉर्म 1 एप्लीकेशन या रिवीजन के लिए डुप्लीकेट में, फॉर्म 2 में इंफॉर्मेशन सारी देनी है प्राइस की, फॉर्म 3 में एप्लीकेशन रिवीजन और प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशंस के लिए है ये। 4 है फिनिश, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल और रिवीजन ऑफ प्राइस शेड्यूल फॉर्मुलेशन इंपोर्टेड इन फिनिश फॉर्म, ये 7 कॉपीज में देना है। फॉर्म 5 फॉर्म है लिस्ट, पूरा प्राइस लिस्ट है। फॉर्म 6 में ईयरली इंफॉर्मेशन जाती है टर्नओवर की, एलोकेशन ऑफ सेल एंड एक्सपेंसेस। थर्ड शेड्यूल में लार्ज कैटेगरी, एक 3 कैटेगरीज होती है ABC। ए कैटेगरी है लार्ज यूनिट पर टर्नओवर एक्सीडिंग 6 करोड़ पर एनम। बी है जिनका 1 to 6 करोड़ टर्नओवर है। फिर सी है अदर यूनिट्स टर्नओवर लेस देन 1 करोड़। फिर थर्ड शेड्यूल आता है कैटेगरी ए लार्ज यूनिट विद टर्नओवर एक्सीडिंग ₹6 करोड़ 1 to 6। ऑफेंसेस लास्ट पार्ट आता है इसका, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। पेनल्टीज क्या क्या है, अगर कोई भी ओवरचार्ज करता है, ड्रग को बेचता है, तो उसको पनिशमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है 1 साल की या फाइन। In case of any other order with the imprisonment of not less than 3 months, minimum 3 months की, which may extend to 7 years तक हो सकता है। And retail price not to exceed और local taxes extra आपको नहीं बढ़ाना है। So this is all about the drug price control order. So thank you for watching the video.